أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of electronic circuit design. Hopefully, you all are fine and having good health. We start today's session with the previous topic, 555 timer IC, used as a stable multi-vibrator mode of circuitry. So, when we use 555 timer as stable multi-vibrator circuit, the output would be formed in the square wave aspect. So this is the configuration of 555 timer IC, which is the 8 pin configuration IC, in which the 8th pin is connected by the VCC, 7th pin is connected with this discharging capacitor, with internally connected with a transistor, discharge the capacitor. Pin number 6 connected with the threshold pin. 5th pin is a control pin, which is further connected with a decoupling optional capacitor, which you cannot be used directly ground. And pin number 4 is the reset pin, which can reset the states of RS flip flop. Pin number 3 is the output pin, which at this side output would be produced. Pin number 2 is the triggering circuit of the lower comparator, and it is the threshold pin of the upper comparator. Pin number 1 is ground, and by this combination the oscillatory output would be produced. This external or excitation capacitance is used to charge and discharge the state, and because of this capacitor the output produced at pin number 3. Yes, if you have kind of question, please ask. सर ये थ्रेश और ट्रिगर को हमने शॉर्ट क्यों किया है? ओके, इसकी बात कर लेते हैं। देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो अपर कंपैरेटर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसका सिग्नल जो हम इनकमिंग नॉन इन्वर्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो थ्रेशोल्ड होता है, और जो लोअर कंपैरेटर होता है उसके इन्वर्टिंग इनपुट को हम ट्रिगर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों सिग्नल हैं जो अपर कंपैरेटर और लोअर कंपैरेटर को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दोनों एक भी हो सकते हैं, थ्रेशोल्ड और ट्रिगर। ट्रिगरिंग हम प्रोवाइड करते हैं इसको ऑन करवाने के लिए या स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, ट्रिगर हम उसके लिए देते हैं। तो थ्रेशोल्ड होते हैं वो आपके वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होते हैं जो कि आपकी सप्लाई को या स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। जी, मजीद कोई सवाल है तो पूछें। सर सर ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं जबकि एक का काम इन्वर्टिंग है और एक का काम नॉन इन्वर्टिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ओपैम्प की कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट किया है इस तरीके से कि इसके ऊपर हम इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन है, और जो ये वाला ओपैम्प है ये इसका इन्वर्टिंग ऑप्शन है जिसके ऊपर हम अपना एक सिग्नल दे रहे हैं। ये दोनों सिग्नल एक जैसे भी हो सकते हैं, सेम स्टेट के भी हो सकते हैं। ठीक है अच्छा, सर। दूसरी बात ये है कि हमने इसे मल्टी वाइब्रेटर के 3 ऑपरेशन में से किसी के लिए भी कनेक्ट नहीं किया है। सबसे अहम बात तो ये, क्योंकि ये तो 555 टाइमर की आईसी के एक फ्लिप फ्लॉप के साथ। नहीं नहीं, फ्लिप फ्लॉप के साथ नहीं। 555 टाइमर आईसी को दिखाया गया है कि इंटरनली नज़र कैसे आता है वो चीज़ है। इसको हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। ये तो बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस पिन पे कनेक्ट होती है। इसके बाद फिर अगली फिगर में हमने ये डिस्कस किया है कि 555 टाइमर को अगर हम मल्टी वाइब्रेटर के मॉड ऑफ एस स्टेबल के लिए कनेक्ट करें तो फिर सर्किट डायग्राम ये बनेगी। सही। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप जो है मतलब एक शादी में गए ना, अब वहाँ पे बिरयानी भी और एक कोरमा भी है। अब मसला ये है कि आप बिरयानी भी खा सकते हैं और कोरमा भी खा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बिरयानी पे कोरमा डाल के भी खा सकते हैं।
तो ये हमने यहाँ पे ये काम किया है। जी जी, ये असल में ये वो चीज़ है, ये सिंप्लीफिकेशन के लेवल पे मैंने ये चीज़ बता दी कि ये आपको सिखाया गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और यहाँ उस इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने मल्टी वाइब्रेटर के एस टेबल के मॉड में कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने अभी जैसे बात बताई थी कि मल्टी वाइब्रेटर के जो मॉड्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है मोनोस्टेबल, एक होता है बाइस्टेबल और एक होता है एस्टेबल। मोनोस्टेबल के बारे में मैंने बताया था कि ये वो मॉड होता है जिसमें एक स्टेट काम करती है, सेव रह सकती है, और वही करामत होती है, और वही सिस्टम डील भी कर सकता है उन मकासद के लिए जिनमें हमें सिर्फ एक ही स्टेट रिक्वायर्ड होती है, हमें इस्तेमाल करना होता है। अब बायस्टेबल मॉडल हम उसे कहते हैं, सब समझ आ गया, ये मल्टी वाइब्रेटर जी जी का जी जी सर। मोनोस्टेबल की कॉन्फ़िगर है। ये यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अरेंज करते हैं, और मल्टी वाइब्रेटर के 3 मॉड्स के हिसाब से ये 3 सर्किट होते हैं। ठीक है, अभी हम मोनोस्टेबल का वक्त नहीं आया, और वैसे भी यहाँ पढ़ाने का तुक नहीं बनता, लेकिन बताने का मकसद ये है कि फिर अगर ये एस्टेबल है फिर 2 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैं वो वजह बता रहा हूँ उसकी ना। तो ये समझने के लिहाज से बता रहा हूँ। तो मोनोस्टेबल की रिक्वायरमेंट अगर किसी यूज़र को या किसी बंदे को है कि मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसकी सिर्फ मुझे एक ही स्टेट ऑन चाहिए, तो उसके लिए आप कनेक्ट करेंगे 555 टाइमर की आईसी को मॉड ऑफ मोनोस्टेबल ऑफ मल्टी वाइब्रेटर सर्किटरी में। वो इससे मुख्तलिफ होगी, जिसमें ये कुछ लगा हो, वो कुछ लगा हो, आगे पीछे कुछ हो, ये आपस में मिल जाए, वो कॉन्फ़िगर हो सकता है कुछ ना। ठीक। ये हो गया मोनोस्टेबल की कॉन्फ़िगरेशन। अब बायस्टेबल में होता यह है कि अगर अच्छा, एक वेव की जो नेचर होती है ना, मैं आपको बताऊं, देखें, वेव की नेचर होती है ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है। वेव की एक नेचर होती है ऑन 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 ऑन, ऑफ है ही नहीं, ऑन 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 है। ऑन का मतलब ये है कि वो ऑफ नहीं होती, इसे कहते हैं मोनोस्टेबल। अब एक वेव की नेचर ये है कि ऑफ भी है, और मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, यानी दोनों स्टेट है, इसे कहते हैं बायस्टेबल। और ये दोनों की दोनों स्टेट एक वक्त में मिल रही है कंटिन्यूअसली, इसे भी बायस्टेबल कहते हैं। एक ही वक्त में एक ही स्टेट मिल रही है, इसे मोनोस्टेबल कहते हैं। तो ये हो गया मोनोस्टेबल और बायस्टेबल। लेकिन हम जिस पे बात करेंगे वो है एस्टेबल। अब एस्टेबल क्या होता है? एस्टेबल एक चीज़ होती है कि जिसमें ऑन है फिर ऑफ है, फिर ऑन है फिर ऑफ, ये कंटिन्यूस से सस्टेनेबिलिटी सिग्नल की चल रही है। इसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ को हम एस्टेबल मोड ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ सर तक? जस्ट लाइक जैसे से ये इस पे पुलिस की मोबाइल का जो सिग्नल होता है, ब्लू रेड ब्लू रेड जी ब्लू रेड। जी 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 जी, ये बिल्कुल ऐसी है। और जिस जिस तरह वो फ्लैश लाइट चलती है ना, कि मतलब ब्रेक मारो बाइक की तो पीछे एकदम फ्लैश फ्लैश पड़ता है, आवारा लड़के लगाते हैं पीछे बाइकों पे, ये तो तंग करते हैं पीछे वालों को, एक ब्रेक मारो ऐसे हिलती है, ये वही चीज़ है, ये बिल्कुल वही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी भी चल रही है, मतलब इसे हम एस्टेबल मॉड कहते हैं। ये बिल्कुल आपने सही पहचाना, सायरन के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर जो लगी होती है वो भी इसी एस्टेबल मॉड पे काम करती है। उन कॉन्फ़िगरेशंस में ये सर्किट लगता है, मतलब ये उन उसकी जगह एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन वहाँ होती है। तो मैंने जो सही कॉन्फ़िगरेशन सही। आपको बताई है ये इस तरह बाइस्टेबल की होती है, एस्टेबल। मोनोस्टेबल की होती है और एस्टेबल की होती है। ठीक है, लेकिन हम इन तीनों में से सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एस्टेबल है, क्योंकि 555 टाइमर को ही हम इस्तेमाल करते हैं मोनोस्टेबल के लिए भी, और 555 टाइमर को ही हम इस्तेमाल करते हैं बाइस्टेबल के लिए भी, और 555 टाइमर को एस्टेबल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सर्किट में थोड़ी हेर फेर रद्दोबदल होती है और उससे मुताबिक वो एडजस्ट हो जाता है। सर एक सवाल पूछ रहा हूँ, शायद टॉपिक से हट जाऊं। जी कि एस्टेबल और बाइस्टेबल तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, ऑन और ऑफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। जी जी, और एक बाइस्टेबल ये है कि एक वक्त में दोनों को हम यूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सर मोनोस्टेबल एक वक्त में हम अगर हमने खाली ऑन ही कराना है तो फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं 555 टाइम। 555 को अच्छा इसलिए यूज़ करते हैं, इसकी नीड होती है यूज़र की तरफ से कि मुझे मल्टी वाइब्रेटर मोनोस्टेबल रिक्वायर्ड है। उसका मतलब ये होता है कि जो वेव की नेचर है वो सिर्फ हाई चाहिए मुझे, हाई यानी स्क्वायर वेव तो हो, लेकिन वो स्क्वायर वेव में सिर्फ हाई मॉड मिले मुझे, लोअर ना मिले। सही और ये सही। कहलाता है एक सैचुरेशन सिग्नल। सैचुरेशन मतलब ये जिसमें ऑन स्टेट्स हो
मेरा कंट्रोल ना हो ऑफ करने पे, मेरा कंट्रोल सिर्फ ऑन करने से, बस स्विच ऑन किया ऑन है, बस ऑन 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 है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसी एप्लीकेशंस के, अब मुझे एप्लीकेशन स्पेसिफिक याद नहीं है क्योंकि असल में मैं, ये चीज़ पढ़ाई जाती है उसमें डीएलडी में डीएलडी में। और जी सर। दीगर उसमें ना, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल मुझे ये याद है कि इनका यूटिलाइजेशन और इनका मैकेनिज्म क्या है और इनकी डेफिनेशन और इनके फिनोमेना क्या है, और वो इससे ही बनता सर है। जहाँ सर जो मुझे याद आ रहा है उसमें शायद ये भी था डीएलडी में कि ये इसमें डिले टाइमिंग भी होती है। डिले भी होती है, ये डिले आप यहाँ दे सकते हैं, जब वो अपना जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह आर एस है, इस तरह डी होता है, इस तरह टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, इस तरह एक वो होता है जे के फ्लिप फ्लॉप, तो वो अपने अपने पर्पस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। तो हम ये बात कर रहे थे इसमें, ये भी डिस्कस हो गया, मैंने बताया था इसमें कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना के ऊपर जब आपको आउटपुट मिल रहा होता है, तो वो कंपैरिजन के तौर पे हम यहाँ से ले रहे होते हैं आउटपुट और यहाँ पे ले रहे होते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, अपर ट्रिगर्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड के ऊपर। यहाँ से जो आउटपुट स्टेट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं 1 और 0, तो इनको आर एस फ्लिप फ्लॉप सेट रीसेट करने के नतीजे में जब जैसे ही इनको आउटपुट मिल रहा होता है, तो ये अपने आउटपुट ऑफ क्यू में जो प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट, वो ऑन ऑफ के नतीजे में हमें मिलता है। अच्छा, उसके बाद आखिर में ना एक बफर लगा होता है, ये बफर होता है। अब गौर करें, पहली स्टेट थी ऑन, लेकिन यहाँ आके वो ऑफ हो गई। ठीक है, देखें 2 पे ऑन था लेकिन यहाँ के वो ऑफ हो गई, और 1 पे ऑफ था, ऑफ यहाँ था। पे आके 1 हो गई। तो ये आपको अगर इन्वर्टिंग आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इसको लगाएं, और नहीं चाहिए तो उसके बगैर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बिल्ट इन है तो इसीलिए अक्सर 555 टाइमर के आउटपुट पे आप एक नॉट गेट लगाते हैं, जो आया हुआ आउटपुट को अगेन इन्वर्ट करता है, क्योंकि बफर अमूमन 555 में जो लगा हुआ होता है, ये आपको उस असल में होता ये है कि यहाँ से जो आउटपुट मिल रही होती है ना, वो नेगेटिव होती है, इन्वर्टिंग होती है, जिसको इन्वर्टिंग को ये फर्दर इन्वर्ट करके पॉजिटिव बनाता है। उस मकसद के लिए बफर लगता है, लॉजिक ये है बफर लगाने की। लेकिन अगर सर आपको 555 टाइमर से इन्वर्टिंग आउटपुट भी मिल रहा हो तो इसके आखिर में नॉट गेट लगा दें। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं डीएलडी के लॉजिक में। तो उसके एंड पे आपको जब आउटपुट मिलेगा तो वो भी इन्वर्टिंग से जब दोबारा इन्वर्ट होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये उस तौर पे डीएलडी के एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि हम उसमें भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये बफर कहलाता है एज अ इन्वर्टर। फर्दर फिर ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, ये ड्राइव फार्मूला है जो कि 1.44 डिवाइडेड बाय द फैक्टर R1 प्लस 2 R2 मल्टीप्लाई बाय दी एक्साइटेशन कैपेसिटेंस। इन इफेक्ट को सॉल्व करने के बाद जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से मिलेगी इस 555 टाइमर एस टेबल मॉड ऑफ ऑपरेशन की, वो एफ आर की सूरत में हासिल हो सकती है। अच्छा, फर्दर ये डायोड के एडिशन और ये सारी चीज़ें, तो ऑस्किलेशन 555 से किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसमें हमने ये सीखा। और अगर इसको एक न्यूमेरिकल बेस के ऊपर भी हम एनालाइज करें तो इस पर बात करते हैं। 555 timer configured to run in the S stable mod oscillator in shows in figure determine the frequency of the output and the duty cycle। तो आपको ड्यूटी साइकिल मालूम करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, ड्यूटी साइकिल हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे इसमें। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला 555 टाइमर के ऐसी का होता है 1.44 डिवाइड बाई R1 प्लस 2 R2 मल्टीप्लाई बाई एक्साइटेशन कैपेसिटेंस। तो R1 R2 जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इन रेजिस्टेंस के ऊपर बताना मैं भूल गया, वोल्टेज इनकी वैल्यू है, जैसे इसकी कम वैल्यू है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप्स करवाए जाते हैं, जिनके नतीजे में पोटेंशियल के फ़र्क के नतीजे में हमें थ्रेशोल्ड में कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज मिलता है। और इन वोल्टेज डिवाइडर डिवीजन के नतीजे में कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज भी बाज़ औक़ात हो रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इनसे होती हुई जा रही है, और ख़ास तौर पे पोटेंशियल का एक पोटेंशियल का फ़र्क आया था बीच में, मैंने गोइंग थ्रू किया था, ये रहा 1/3 VCC, यानी VCC डिवाइड होगा 3 टाइम्स। एक स्टेट तो यहाँ वो आएगी, और एक VCC 2/3 मल्टीप्लाई बाय VCC, इस तरीके से एक स्टेट ही आएगी। तो ये जो दो पोटेंशियल्स आ रहे होते हैं ना हमें, ये पोटेंशियल्स यहाँ अपेयर हो रहे होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे।
उनके नतीजे में पोटेंशियल के फ़र्क में आपको थ्रेशोल्ड और ट्रिगरिंग सर्किट में पोटेंशियल का फ़र्क मिलता है। इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वो ली भी इसलिए गई हैं। न्यूमेरिकल पे हम बात कर रहे थे, वहाँ पे दोबारा आते हैं। तो R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ हम प्लेस करेंगे, R1 एंड R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे। ये ड्राइव फार्मूला, इसको हम डेरिवेशन के एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं। कैपेसिटेंस जो एक्साइटेशन की थी माइक्रोफैरेड में, उसको प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, और हमें वैल्यू मिल जाएगी 5.64 किलो हर्ट्ज, जो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी 555 टाइम RIC की। उसके बाद ड्यूटी साइकिल पे बात करते हैं। ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस 2R2 टाइम्स, इसको हम ऐड और इधर ऐड डिवीजन के लेवल पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ड्यूटी साइकिल मिल जाएगा। ड्यूटी साइकिल का मतलब बता सकते हैं आप, क्या मतलब है ड्यूटी साइकिल का? ड्यूटी साइकिल का मतलब जनाब होता है, जी आप बताएं। सर सर अभी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट आपका मिलने वाला आउटपुट ऑन है, एंड दैट इज 60%। 60% ऑन है और 40% ऑफ है। अब इसको मज़ीद मैं क्लैरिफाई करता हूँ किस तरह से। ये अब देखें, इन ये अगर वेव को देखें, या देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, या फिर ये ऑफ है और ये ऑन है। ऑन ऑफ को अगर आप देखें तो समझिएगा, साइकिल को अगर हम ब्रेक करें दो हिस्सों में, एक होता है ऑफ साइकिल और एक होता है ऑन साइकिल, और दोनों को मिला के बनता है टोटल साइकिल। टोटल साइकिल में से ड्यूटी साइकिल बताता है कितने परसेंट ऑन है और कितने परसेंट ऑफ है। इसका मतलब अगर हम उस मिलने वाले 60% ऑन को यहाँ पे यूटिलाइज करें तो इसका ये मतलब होगा कि 60% ऑन है और 40% ऑफ है। अभी आपको यहाँ पे इन दोनों को देखकर क्या अंदाज़ा हो रहा है? सर अभी अभी फिलहाल अगर मैं ड्यूटी साइकिल यहाँ पे ऐड ना करूँ तो यही अंदाजा हो रहा है कि दोनों इक्वल है। और क्या मतलब है इसका? और अगर ड्यूटी साइकिल में इंक्लूड कर दूं तो सर वी आउट से जो हमारे पास टू पे जो अभी पॉइंट 2 पे जो साइकिल स्टार्ट हो रही है ऑफ साइकिल जो है, वो अगर मैं 40% पे कर दूं तो ये थोड़ी देर वन वाली जो है ऑन वाली थोड़ी और पहले ऑन हो जाएगी। बिल्कुल, ये चीज़ तो आपने उस पर बता दी ना। मैं इसको इस तरह ज़रा सुनिएगा, समझिएगा इसको। अगर मैं इसका ड्यूटी साइकिल निकालूं तो इसका ड्यूटी साइकिल होगा 50%। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। कैसे? सर क्योंकि दोनों साइकिल इक्वल है ना। दोनों साइकिल तो इक्वल हैं, इसका मतलब ये है 50% का मतलब ड्यूटी साइकिल का ये है कि ये 50% ऑन है। जी। उसका मतलब तो आपकी बात का भी वही है जो मेरी बात का है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से समझा ना, तो फिर आप 60% को भी उसी पैराए में देखें। 60% ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है? सर 60% का मतलब ये है कि 60% ऑन वर्क कर रहा है। हाँ 60। 40%। जी 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 बिल्कुल, 40% ऑफ है। तो जी जी। असल असल में जो हम ड्यूटी साइकिल बताते हैं वो यही चीज़ होती है। तो अब जब आप जैसे फंक्शन जनरेटर के ऊपर काम करेंगे ना, उस पर देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर और जितने भी डिवाइसेस डिजिटल होती हैं, एनालॉग होती हैं, उन पे ड्यूटी साइकिल का मकसद ये होता है कि आप अपने आने वाले सिग्नल, प्रोड्यूस होने वाले सिग्नल, निकलने वाले सिग्नल की ऑन और ऑफ ब्रेकिंग के अंदर अगर ऑन को बढ़ाना चाहते हैं तो वो ड्यूटी साइकिल बढ़ाने के नतीजे में साइकिल का ऑफ टाइम कम हो जाएगा और ऑन टाइम बढ़ जाएगा। ये लॉजिक होती है जो फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप में ड्यूटी साइकिल को इस्तेमाल करा जाता है और उसकी प्रोब दी जाती है। सही सही। और यही या- एक, जी जी जी, सर यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि हम दोनों जैसे हम ऑन साइकिल को ज्यादा बढ़ाएं तो ऑफ साइकिल भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। वैसा ही होगा जैसे आप बता रहे हैं कि ऑन साइकिल कम हो जाएंगी, ऑफ हम्म, साइकिल की टाइमिंग बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, उल्टा बता दिया आपने, उल्टा बोल दिया आपने। अच्छा यानी कि ऑफ साइकिल की टाइमिंग बढ़ जाएगी, ऑन साइकिल की टाइमिंग कम हो जाएगी। जी जी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। असल में ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि टोटल साइकिल में से जो ऑन टाइम आप देखना चाहते हैं ना,
सिर्फ वो कंट्रोल करते हैं। तो भाई ऑफ टाइम कैसे करेंगे? तो आसान, एक कॉमन सेंस सी बात है, जब मैं ऑन टाइम को बढ़ा रहा, कम हो रहा हूँ, तो ऑफ टाइम तो उसका आधा ही रह जाएगा, मतलब ये जितना भी रिमेनिंग रेस्ट रह जाएगा, ठीक है सही। ना। जिस तरीके से इसको दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर ड्यूटी साइकिल 60% आई है तो इसका मतलब ऑफ टाइम 40% है। सही है सर। अब हम अगर यहाँ पे कैटेगराइज करें तो इसको देखें कि ये दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है। देखें, एक है ऑफ टाइम और एक है ऑन टाइम, और दोनों मिला के बनता है टोटल टाइम। टोटल टाइम में से 50% ऑफ टाइम है और 50% ऑन टाइम है, और दोनों को मिलाते हैं तो 100% बनता है। तो ड्यूटी साइकिल की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है डिजिटल में, एनालॉग में, सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, और कोर्सेज में, डिवाइसेस में, वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप टोटल टाइम में से जो ऑन टाइम है उसका जिक्र करते हैं ड्यूटी साइकिल के तौर पे, और उसके मुताबिक इसको जिक्र करते हैं, तो फिर ये इस तरीके से ली जाती है। ठीक है ना जनाब? तो ये वो चीज़ है जो आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बात हो गई इसके ऊपर, और मेरे ख्याल में कोई सवाल तो पूछना। नहीं 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 सर, हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो भाई ड्यूटी साइकिल का न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, तो आगे एक मजीद सवाल है कि डिटरमिन द ड्यूटी साइकिल। A figure this contain diet across the R2 indicate in figure 16-40। अब ओवरऑल उसके मुताबिक, अच्छा, ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करने का मतलब ये कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कम करेंगे ना, तो उसके नतीजे में ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी का जो आउटपुट आपको आ रहा है ना, उसका ऑन टाइम ऑफ टाइम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस को चेंज करते हुए आप कर सकते हैं। यानी क्या, इन रेजिस्टेंस की जगह पर अगर आपने पोटेंशियोमीटर लगा दिया ना, या किसी एक रेजिस्टर के बिहाफ पे भी पोटेंशियोमीटर लगा दिया, तो उसको वैरी आप अगर कर रहे होंगे, तो आउटपुट पे जो मिलने वाला होगा रिजल्ट, उसकी भी ड्यूटी साइकिल को आप तब्दील कर सकते हैं। ये मकसद होता है इसमें। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। जो कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर कोई पढ़ रहा हो आप में से, और पढ़ा हो अगर, या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इसकी बड़ी एक कीमत है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर की। बहुत सारे हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, उनमें सब सिस्टम डिवीजन जो है वो आपकी वो वाली है, क्या नाम है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ऑस्किलेशंस, and analog to digital converter, digital to analog converter, filtration, noise immunity control, and बहुत सारे फीचर्स हैं। उनमें VCO भी इस्तेमाल होता है, और एक और चीज़ जिसका नाम है फेज लॉक लूप, उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो मॉड्यूलेशन की एडवांस टेक्निक्स में इस्तेमाल होता है, या कॉमन टेक्निक्स में इस्तेमाल होता है। और क्योंकि हम मॉड्यूलेशन डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हम कॉमन नहीं पढ़ रहे, लेकिन VCO किस तरह बनाया जाता है, वो VCO का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर जहन में हो तो बताएं। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। नहीं नहीं, ये तो लिखा हुआ भी है, मतलब उसका मतलब क्या है? देखिए, इस टर्म को समझने के लिए या अंदाज़ा करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमें ऑस्किलेशंस का, ऑस्किलेटर का पता हो। ऑस्किलेटर का मतलब होता है एक वो वेव फॉर्म जो प्रोड्यूस हो रही हो, और उसकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, वो तब्दील ना हो। वो कांस्टेंट ऑस्किलेटर को, या ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस होने वाले सिग्नल को ऑस्किलेटरी सिग्नल कहते हैं, और उस सिग्नल को साइनोसॉइडल सिग्नल भी कहते हैं, और उस सिग्नल को स्क्वायर वेव भी कहते हैं, ट्रायंगुलर वेव कहते हैं, ट्रिपोसॉइडल, सॉरी, ट्रायंगुलर, सॉटूथ, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ये सारे नाम हैं इनके ना, ये आपके ऑस्किलेटरी सिग्नल कहलाते हैं, कैरियर सिग्नल भी कहते हैं इनको, ये बहुत सारे नाम हैं। अब इन ऑस्किलेशंस को, यानी साइकिल्स को, सिग्नल के अगर आपने कंट्रोल करना हो, तो वोल्टेज की टेक्निक के जरिए कंट्रोल करने वाले ऑस्किलेटर को, ऑस्किलेशंस को वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर कहा जाता है। ये इसके नाम से हमें समझ आती है बात। कंटिन्यू करते हैं आगे। A 555 timer can be set up to operate as a VCO by using the same external connections as for a stable operation, with the exception that the variable control voltage is applied to the control input pin 5, जो कि वहाँ प्रोवाइड करते हैं। पिन नंबर 5 पे हमने कंट्रोल का सिग्नल एक प्रोवाइड किया था, यहाँ पे ये, यस यहाँ सर, से। कैपेसिटर के साथ। जी, ये कैपेसिटर ऑप्शनल है, आप करें ना करें, डायरेक्ट ग्राउंड कर दें, वो भी एक वो है, बस एक स्मूथनेस मिल जाती है सिस्टम को ना कैपेसिटर कनेक्ट करने के नतीजे में।
ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये डीकपलिंग ऑप्शनल है ये। और ये वोल्टेज कंट्रोल, कंट्रोल वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ये हमने यहाँ जिक्र किया पिन नंबर 5 पे। वोल्टेज कंट्रोल अगर आपने करने हैं या फिर इसकी ऑस्किलेशन से कंट्रोल करना है वोल्टेज के जरिए, तो वो सिग्नल आप यहाँ दे के, कम करके, ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये तरीका है उसे करने का। यानी सर ये कह सकते हैं हम अपने हिसाब से कोई वोल्टेज अगर देना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। नहीं, ये आधी बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ऑस्किलेशंस कंट्रोल करनी है, यानी आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करना है, तो मैं वोल्टेज उस जगह पे देके उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके सर। तो ये मतलब है इस बात का पिन नंबर 5 पे, एज shown in figure 16-43, the control voltage V control changes the threshold values of 1/3 BCC and 2/3 BCC, जो कि पोटेंशियल ये रेजिस्टर पे ड्रॉप होते हैं वोल्टेजेस, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। और द इंटरनल कंपैरेटर्स विद द कंट्रोल वोल्टेज, द अपर वैल्यू इज V count, कंट्रोल काउंट नहीं कंट्रोल, एंड लोअर वैल्यू 1/2 V control, this one. As you can see by examining the internal diagram of the 555 timer IC, हम पहले देख चुके हैं उसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले भी, ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं, ये वाले और ये वाले internally. When the control voltage is varied, the output frequency also varies, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो जो ऑस्किलेटर ऑस्किलेशंस की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है वो कंट्रोल वोल्टेज के जरिए होती है, जो आपने भी आधी बात ठीक की थी उसमें। तो उसके मुताबिक ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। वो जो पिन नंबर 5 पे देखें, जैसे आप कह रहे थे वोल्टेज हम यहाँ पे वेरिएशन वाइज देंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो उसके नतीजे में आपकी फ्रीक्वेंसी जो ऑस्किलेशंस की है वो कम ज़्यादा होगी। तो ये VCO का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। और ये कौन सा मॉड है? ये वही स्टेबल। बायस्टेबल नहीं, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। यस सर। अभी बायस्टेबल और मोनोस्टेबल हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये DLD नहीं है। और ठीक। इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं वो यहाँ पे। सर यहाँ पे एक चीज और मुझे बताइएगा। जी हाँ यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी वेरी तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर क्या हम यहाँ पे मैं ये अगर हम ये कहें कि हमें आउटपुट अपनी मर्जी का चाहिए, तो इसलिए हम कंट्रोल वोल्टेज जो है हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि अगर इन केस अगर हमें 5 वोल्ट पर ही काम करना है तो हमने 5 वोल्ट यहाँ पे दे दिए। आउटपुट पे चेक कर लिया हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, क्या हमें 5 मिल रहे हैं या नहीं। अगर 5 मिल रहे हैं तो दैट्स इनफ, और अगर नहीं मिल रहे तो हम इसको ज्यादा कर देंगे। नहीं, आपकी शुरू की बात तो ठीक थी, आखिर की बात आपने गलत कर दी है इसमें। असल में हम जो चेक करते हैं ना वो वोल्टेज की सूरत में नहीं करते। आपने शुरू बिल्कुल ठीक की थी बात, कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज अपनी मर्जी के देंगे तो हमें आउटपुट अपनी मर्जी का मिलेगा, लेकिन क्या वो फ्रीक्वेंसी की सूरत में मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखें, के इलेक्ट्रिक हमें 50 हर्ट्ज देती है फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ये हमें पता है ना, 20 वोल्ट 50 यस हर्ट्ज सर। आते हैं घर में। इसका मतलब सर क्या है? स्टैंडर्ड है ये तो। मतलब क्या है 50 हर्ट्ज का? सर यानी कि जो हमारे घर में जितनी भी हमारी अप्लायंसेज हैं वो सारी 50 हर्ट्ज पर ही स्टैंडर्ड बनी हुई है। टू नहीं ट्वेंटी नहीं, सही, ये बात तो सही कर रहे हैं आप। वो 50 हर्ट्ज पे चलेगी, 220 वोल्ट पे चलेगी। मैं पूछ रहा हूँ 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? सर ये याद नहीं आ रहा। यही चीज़ तो कमाल है जो असल में इंटरव्यूज में पूछी जाती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है मेरे भाई। जब, और दूसरी बात ये, जितनी भी आप चीज़ देखें ना, माइक्रोवेव ओवन ले लें, लैपटॉप ले लें, या डिवाइस, उनके रेफ्रिजरेटर ले लें, उन सबके पीछे लिखा होता है 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज पे चलनी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये भी हमें पता होता है, हम टालने के लिए बोल देते हैं भाई 50 हर्ट्ज के इलेक्ट्रिक देती है, हम यहाँ लगाते हैं, और डिवाइस को 50 हर्ट्ज चाहिए। लेकिन हमें ये पता नहीं होता 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, उसको जो सिग्नल चाहिए वो क्या मतलब है 50 हर्ट्ज का। वो 60 क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों नहीं दे सकते? इसलिए क्योंकि उस पर लिखा नहीं है, और दूसरा आ नहीं रही होती 60 हर्ट्ज, ठीक है। इस पाकिस्तान की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है 50 हर्ट्ज। उसका मतलब ये होता है कि जो सिग्नल साइन वेव की सूरत में हमें के इलेक्ट्रिक से मिल रहा है, उस सिग्नल की जो साइकिल्स हैं वो 1 सेकंड में 50 मरतबा रिपीट हो रहे हैं। उस सिग्नल की ऑस्किलेशन जो है 50 है, और उस नेचर का सिग्नल चाहिए डिवाइस को, उसके ऊपर ही वो डिवाइस ऑपरेट हो सकती है, चल सकती है। अगर आप 25 पे चलाएंगे ना,
यानी आपकी के इलेक्ट्रिक ने 0 दे दी या 25 दे दी, तो उसके ऊपर डिवाइस आपकी ख़राब हो जाएगी, उस पर चलने के लिए ऑपरेशन वाला सिग्नल उसे वो चाहिए नहीं। तो ये चीज़ होती है 50 हर्ट्ज का मतलब क्या, मतलब वो सिग्नल जो कि यानी कि इलेक्ट्रिक से हमें मिल रहा है। साइनोसाइडल जो है, जी। साइनोसाइडल वेव्स जो है वो 50 टाइम्स वर्किंग करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, कहाँ चली गई मुसीबत, ये एक वेव, दो वेव, तीन वेव, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है ना हमारी कंटिन्यूस, जी सर। ये जो कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, ये 50 साइकिल होनी है। ओके ओके सर। इसका ये मतलब है 50 मरतबा रिपीट होनी है, और वो रिपीटेशन का जो 50 मरतबा वाला सिग्नल है, उस सिग्नल को 50 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अपनी फ्रिक्वेंसी का, और जो हमें मिल रही होती है ऑसिलेटर पे। अभी हम भूल के हम बात क्या कर रहे थे, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि वो सिग्नल जो हमें एक, अब ये चीज़ देखें, अगर के इलेक्ट्रिक को 50 हर्ट्ज से ना फ्रिक्वेंसी आगे पीछे करनी है, वैसे तो वो करना ही अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल पूरी कंट्री वाइज 50 हर्ट्ज है, के इलेक्ट्रिक कहाँ से डील कर सकती है। असल में जो जनरेशन हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आपने उसके आरपीएम वाइज जो जनरेटर अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो 50 हर्ट्ज का प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने जनरेटर्स की स्पीड को कम ज़्यादा किया ना, तो वो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो जाएगी, और उसके नतीजे में वही होगा जो कुछ हफ्तों पहले हुआ था, मतलब ब्लैक आउट हो गया था। वो ब्लैक आउट हो गया था, क्योंकि गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के अंदर उन्होंने एक फॉल्ट हुआ, जो कि फॉल्ट प्रोटेक्शन सर्किटरी, क्योंकि पीएसपी इसके बाद पढ़ेंगे, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो सिस्टम प्रोटेक्टरी जो स्विच यार्ड होते हैं वो काम नहीं करी, यानी जो प्रोटेक्शन स्कीम होती है ना, उसने काम नहीं किया, और जब प्रोटेक्शन स्कीम ने काम नहीं किया, तो उससे नुकसान ये हुआ कि आपका फॉल्ट सिस्टम में आ गया, और जब फॉल्ट सिस्टम के अंदर आ गया प्रोटेक्शन सर्किटरी नहीं करने के नतीजे में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ओवरऑल का जो इम्पैक्ट है ना, वो पूरे सिस्टम में फैल गया वो फॉल्ट। तो उसके नतीजे में फ्रिक्वेंसी का जो इम्पैक्ट है वो आपका, जैसे कौन कौन से पावर प्लांट ने भाई हमारे, अपना गुड्डू थर्मल पावर प्लांट तो एक है ही, उसमें तो फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, अभी कुछ याद भी नहीं आ रहा यार क्या हो गया, और के इलेक्ट्रिक का बिन कासिम हो गया, या दीगर, ये सब 50 हर्ट्ज पे चल रहे थे ना। तो वो फ्रिक्वेंसी डाउन होने के नतीजे में फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गई, आपकी प्रोटेक्शन सर्किटरी ना काम करने के नतीजे में, जब ये फॉल्ट इंसर्ट हुआ सिस्टम के अंदर, तो फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो गई, और जब फ्रिक्वेंसी मिसमैच होती है ना, तो उससे होता यह है कि आपके ब्रेकर ट्रिप होने लगते हैं, और जब ये सिस्टम एक्सेस या सिंक्रोनाइज होता है एक दूसरे से, फ्रिक्वेंसी मिसमैच होने के नतीजे में ये सिस्टम शट डाउन होने लग जाते हैं, और ओवरऑल शट डाउन होते होते पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। ये इस तरह से होता है। बहरहाल ये कहीं और बात चली गई है, हम दोबारा इस पे लेके आते हैं। तो सिग्नल सर के अभी मैं रिसेंटली सर हम पीएसपी पढ़ रहे हैं और उसमें हम प्रोटेक्शन भी पढ़ रहे हैं। तो सर मेरा यहाँ पे अच्छा, सवाल ये था, फारूक बेसिकली जी, सवाल जी तो जी इस टॉपिक जी से जी अलग है। जी जी। तो सवाल ये था सर कि जब आप अभी आपने बताया कि पहली पहली प्रोटेक्शन ने ही उसको प्रोटेक्ट नहीं करा, कि फ्रीक्वेंसी आरपीएम गिर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, और वो बार बार इंडिकेट कर रहा है। तो ये उन मतलब मॉनिटराइज नहीं हुआ था क्या उस वक्त? नहीं, असल में होता ही है कि ये, मैं समझाता हूँ आपको, इसमें होता ही है कि मिसाल के तौर पे जो भी फंक्शनैलिटी, चाहे जनरेशन की हो, ट्रांसमिशन की हो, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन की हो, जब ये परफॉर्म हो रही होती हैं, तो इनके एंड्स के ऊपर इनके प्रोटेक्शन सर्किट्स लगे हुए होते हैं। ये पुराने नए हो जाते हैं, या ये कभी काम नहीं करते। स्प्रिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, ऑयल इमर्स, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। अब इनमें अगर आपका कोई एक सिस्टम या रिले ने काम करना बंद किया, या वो काम नहीं किया उस वक्त जब उसे काम करना था, पुअर परफॉर्मेंस, बैड सिलेक्शन ऑफ ब्रांड, ये सब चीज़ें उसका बायस बन सकती हैं। तो प्रोटेक्शन सर्किट को जिस वक्त काम करना था, फॉल्ट के नतीजे में उसने काम नहीं किया, फॉल्ट आ गया सिस्टम के अंदर, और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के अंदर चला गया। वो इंटीग्रेट से मुराद ये कि गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपके बिन कासिम से भी सिंक हुआ होगा, या जो दीगर आपके डैम सिस्टम्स हैं, कौन कौन से डैम है यार, हमारे हमारे याद ही नहीं आ रहा मुझे, कैनप हो गया, या जितने आपके पंजाब के अंदर पावर प्लांट हैं, उन सब के आपस में सिंक हुए हैं। तो ये सिस्टम का फॉल्ट इन सब के अंदर चला गया, जिससे फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गई, फ्रीक्वेंसी मिसमैच हुई। तो अगर वो गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ही फॉल्ट
ट्रेस हो जाता और रिलेज काम कर जाती प्रोटेक्शन की, तो फॉल्ट कुड्डू थर्मल पावर प्लांट से आपके नेशनल ग्रिड के सब सिस्टम्स के अंदर इन नहीं होता। सही सर। और इसका नतीजा फिर यही हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच के नतीजे में इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम्स के ऊपर आया और एक बड़ा शटडाउन हमें फेस करना पड़ा। बहरहाल हम इस सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हम यहाँ पे आते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है अपने आउटपुट सिग्नल की, तो आप वोल्टेज के कंट्रोल को सिग्नल प्रोवाइड करते हुए आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके नतीजे में हमें ये चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से ये फुलफिलमेंट होती है वीसीओ यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में, कि जो कंट्रोल वोल्टेज आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं इसके नतीजे में जो मिलने वाली ऑसिलेटरी सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही होती है। तो ये इस तरह से काम करता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। अब ये कंपैरिजन है कि ये आपको आउटपुट मिल रहा है जो कि 555 टाइमर के इंटरनल सर्किट में है और ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को दिखा रहा है यहाँ पे। अब इससे हो ये रहा है कि आप इसके एम्पलीट्यूड और वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, उसके नज़दीक में फ्रिक्वेंसी आपकी कम ज़्यादा होगी। तो होपफुली यहाँ तक हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर होपफुली 16 था ये, 16वां चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो गया हमारा अल्लाह ताला के फजलो करम से। और 17 चैप्टर हमारा है जी वोल्टेज रेगुलेटर्स के ऊपर, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन के हवाले से कोई सवाल अगर है तो काइंडली फील फ्री टू आस्क, आई विल अवेलेबल टू provide the answer, resolve your queries. If you have any kind of question, please सर ask. क्वेश्चन तो है लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस अभी एक किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने ये बात करी तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी जी। सर हमारे पास जो तीन वो हैं सोर्स हैं, एटम, एटम में से जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम्म। तो सर अभी उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अभी न्यूट्रॉन के बाद भी उन्होंने कुछ कह रहे थे, अभी एक और चीज पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस चीज का मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता। तो कह रहे थे अभी ये चीज भी इन्वेंट हो रही है, काफी हद तक इन्वेंट हो चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद भी कोई एक चार्ज है जो वो भी उन्होंने वो बता रहे थे कि हो चुका है, काफी हद तक दरियाफ्त हो गया है। तो सही है। क्या आपने सर ऐसा कुछ पढ़ा, ऐसा कुछ सुना है? मैंने तो बहरहाल इस कुछ अलग बातें सुनी है, असल में इससे रिलेटेड या रिसेंट तो कोई बात से नहीं सुनी है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये सिर्फ यही नहीं है, 23 पार्टिकल्स होते हैं टोटल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 23 या ठीक है इससे भी ज़्यादा हैं। उनमें कॉग्स हैं, कॉग्स की भी टाइप्स हैं। कॉग्स जो हैं वो एटम से भी छोटा होता है। कॉग्स जो होते हैं इसकी कैटेगराइजेशन आप जाएंगे तो देखिएगा, तख्ती ऑनलाइन के चैनल को ज़रूर देखें, यूट्यूब के ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें स्ट्रिंग थ्योरीज के हवाले से बात हुई है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बात हुई है, 11th डायमेंशन के ऊपर बात हुई है उसमें, ये ईएमएफटी में सब चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। और जी सर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव प्रोटॉन, ये इसके ऊपर ही बात हुई है। और जो सर्न के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, सर्न की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ पर उनकी आप अचीवमेंट, डेवलपमेंट्स, फाइंडिंग्स तलाश कर सकते हैं कि सर्न वाले जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल तलाश कर रहे हैं उसका नाम है जनाब गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल पे वो काम कर रहे हैं कि जो आपके हाइड्रॉन कोलाइडर्स हैं उनके अंदर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कॉग्स को रोटेट करवाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। स्विट्जरलैंड के अंदर है ये पूरी जो सर्न के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल की रोटेशन, और उनमें वो आपस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको लाके आपस में कोलाइड करते हैं और उनके नतीजे में जो क्रिएशन ऑफ मैटर है वो देखना चाहते हैं। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट या उससे भी ग्रेटर स्पीड से, तो वो मैटर को क्रिएट करते हैं। मैटर को क्रिएट करने का मतलब मादे को तख्लीक करना। तो वो जी सर। फिनोमेना जो मादे को तख्लीक कर सकता है उसको उन्होंने नाम दिया है गॉड पार्टिकल। और 2018 में कहा जा रहा था कि उन्होंने उसको दरियाफ्त कर लिया है
या उसकी तरफ वो जा रहे हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्पायरेसी भी हैं जो चल रही हैं। तो मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है थ्योरीज और इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन बहरहाल रिसेंट मुझे इस एक्टिविटी या दरियाफ्त के हवाले से कुछ आइडिया नहीं है। ओके सर। तो सर आपने भी काफी हद तक डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है। जी जी जी, सर्न की अचीवमेंट ज़रूर देखें। सर्न के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जो हाइड्रॉन कोलाइडर की अचीवमेंट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब्स के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंट्री हैं, और उनकी फाइंडिंग्स को देखें। सुपर कंडक्टर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वो काफ़ी फाइंडिंग्स दे चुके हैं। और इसके अलावा मुझे मज़ीद चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी 1 साल हो गया मैंने सर्न की डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स को नहीं पढ़ा है। सही सर। तो यहाँ तक आज के सेशन को एंड करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह जो जनरेशन क्लास होगी वो इंशाल्लाह मैं कल कंडक्ट करूँगा। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।